बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कोड है। लिंक में आपको शेयर किया हुआ, रेटिंग दोबारा भी कर दूंगा। तो आपने जाके क्लोन करना है, कोड को डाउनलोड जिप करना है। ये जिप फॉर्मेट में आपको इस डाउनलोड होगा। यहाँ से आप इसको ओपन करें। कहीं भी कॉपी कर लें अपने पास। कॉपी करने के बाद ओपन करें इसको। एक्सप्लोर पे जाएं तो ये हमारा एक्टिव ऐप सेटिंग डॉट जेएसपी में जाएं। सबसे पहले आप देखें कि वेब सर्वर कौन सा लगा हुआ है। मेरे पास इस वक्त जो वेब सर्वर इंस्टॉल है, डेटाबेस सर्वर, वो मेरे पास एम एस एस सर्वर कौन टू भी है, और डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के साथ, यानी डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस नेम के साथ एम एस एस का सर्वर भी है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ डॉट, बाकी कुछ भी नहीं लिखता। तो मैं से इनको रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ ये कि हमने डेटाबेस की माइग्रेशंस को करना है। पहली दफ़ा तो डेटाबेस हमें बनाना है। तो हम इंश्योर क्रिएटर को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो माइग्रेशन में हमें इशू करेगा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप यहाँ पे हैं, जहाँ पे आप एरर डिफाइन कर रहे हैं कि एरर डिटेल वाला होना चाहिए या डेवलपर डेवलपर वाला या क्लाइंट वाला। तो यहाँ आपने एक स्कोप बनाना है यूजिंग var स्कोप इज इक्वल टू ऐप डॉट सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप। ये सर्विसेज का आपने एक स्कोप क्रिएट कर दिया। अब इस स्कोप के अंदर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर गेट रिक्वायर्ड सर्विस होता है, जो आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एफटीपी कॉन्टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। ये वही चीज़ है जो आप एट द रेट इंजेक्ट करके व्यू के ऊपर लिखते हैं, या कंट्रोलर में आप सीट और लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो सेम ये वही चीज़ है। आप चाहें तो इसे को एक लाइन भी ले जा सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मैं स्कोप को यूजिंग में लिखना चाहता हूँ कि जब ये ख़त्म हो तो स्कोप ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये फिर मैं यहाँ पे वार कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मेरे पास आ गया। कॉन्टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ इंश्योर करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट माइग्रेट। अगर इसकी कोई माइग्रेशन पेंडिंग होगी तो ये माइग्रेशन को रन कर देगा। एक दूसरा भी मैंने बताया था, कॉन्टेक्स्ट डॉट माई डेटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड। इंश्योर क्रिएट का कॉल करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन माइग्रेशन का इशू रहेगा फिर आपको। तो आपने वो कॉल नहीं करनी, आप सिर्फ ये काम करें तो आपकी जितनी माइग्रेशन होगी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं। हमारे पास कंट्रोलर है प्रोडक्ट्स का। इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट को क्रिएट किया था। आप अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना है। तो मेरे पास ये दो मेथड्स हैं, क्रिएट का गेट और क्रिएट का पोस्ट। मैंने इनको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल नाम इसका एडिट की जगह, क्रिएट की जगह एडिट कर दिया। और सेम इसी तरह दूसरा मेथड जो पोस्ट वाला है उसको भी मैंने एडिट कर दिया। यहाँ तक करने के बाद मैं एडिट के गेट वाले मेथड में आया। गेट मेथड में ये देखें, हम टैप नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ और बाकी ये सारा खत्म कर देता हूँ। कट वाले को यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब जब मैं एडिट करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ से आईडी मिल रही होगी कौन सी प्रोडक्ट एडिट करनी है। जो हमारे पास होता है इंडेक्स वाला मेथड होता है। ये मैं प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अभी हमने इंडेक्स बनाया नहीं, कैटेगरी का देख लेते हैं। कैटेगरी का जो इंडेक्स होता है उसके ऊपर आप यहाँ भेज रहे हैं, तो इसमें राउट आईडी, एटम डाट आईडी, एटम की आईडी को आईडी के तौर पे भेज रहे होते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे फिर आईडी के तौर पे मिलेगी, राउट आईडी। इसको हम राउट कहते हैं कि हमें ये हमारी राउटिंग है कि हमारा प्रोडक्ट कंट्रोल होगा, उसके अंदर एडिट का मेथड होगा और ये राउट में उसको आईडी मिलेगा। तो जो हम ब्राउजर में कॉल करेंगे, अगर ये ब्राउजर की बात करें तो हम जो कॉल करेंगे प्रोडक्ट्स, उसके बाद एडिट स्लैश, तो ये जो SKLT ये आईडी में हमें रिसीव हो जाएगा। अच्छा, जब ये रिसीव हो जाएगा तो फिर हमने इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट सर्च करनी है। वार प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट p goes to p dot id is equal to id। यानी कि इस आईडी वाले पहले प्रोडक्ट दे दें। अब इस प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल इमेजेस भी हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डॉट सिलेक्ट, सॉरी, डॉट इंक्लूड। इंक्लूड लिखेंगे तो बाज़ को इंक्लूड उठा नहीं रहा होता ना। इंक्लूड आप लिखते हैं लेकिन वो पहचानता नहीं है। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये यहाँ पे यूजिंग में लिखा होना चाहिए।
axol.ASP.NET Core.MVC। अच्छा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड नहीं लिखा हुआ लेकिन स्टिल ये आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास ना आ रहा हो पुराने वर्जन में तो ये आपको लिखना पड़ता है। m goes to m डॉट इमेजेस। हमेशा इंक्लूड कौन सी चीज़ की जाती है? जो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स हैं, जैसे हमारी जितनी नेविगेशन प्रॉपर्टीज हैं, हमने पेरेंट के अंदर चाइल्ड की लिस्ट रखी है तो ये लिस्ट भी नेविगेशन प्रॉपर्टी है। इसी तरह चाइल्ड के अंदर पेरेंट का सिंगल ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी नेविगेशन प्रॉपर्टी है। मैनी टू मैनी केसेस में ए की लिस्ट बी में, बी की लिस्ट ए में रखी, ये दोनों लिस्ट नेविगेशन प्रॉपर्टीज हैं। तो नेविगेशन प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट जब आप क्वेरी लगाते हैं तो जरूरत की नहीं आती। मतलब जब मैं प्रोडक्ट्स उठा रहा हूँ तो उसकी इमेज नहीं आएंगे, उसकी कैटेगरी नहीं आएगी। और जब मैं कहूँगा तो कैटेगरी और इमेज दोनों आएंगे। इसको मैं एक इंक्लूड बता रहा हूँ, इमेज आने चाहिए, दूसरा इंक्लूड बता रहा हूँ कैटेगरी भी इसकी साथ आनी चाहिए। नेक्स्ट हम इंक्लूड वाले मेथड को छोड़ देंगे और अपना मॉडल्स बनाएंगे, और मॉडल्स के थ्रू हम प्रॉपर डाटा रिसीव करेंगे जितनी फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड होगी। लेकिन फिलहाल हम इंक्लूड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये नॉट रिकमेंडेड है। अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन बाद में नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर ये मेरे पास प्रोडक्ट नल आ गई है तो रिटर्न एचटीटीपी नॉट फाउंड। तो इसको मैं कहूँगा कि मुझे एचटीटीपी नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, सॉरी, एचटीटीपी नॉट फाउंड MVC5 में होता था। आपने सिर्फ नॉट फाउंड लिखना है, नॉट फाउंड कि हमें ईमेल है जो रिकॉर्ड आप लेना चाह रहे हैं, तो ये 404 वाला पेज आएगा। और दूसरे केस में मैं ये जो प्रोडक्ट मिली है इसको यहाँ पे सेंड कर दूँगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्रिएट करने का पेज है। क्रिएट करने का पेज भी हमारे पास प्रॉपर नहीं बना हुआ, हमने इसको कार्ट के अंदर लेके जाना है और प्रॉपर बनाना है। तो पहले हम क्रिएट पेज उसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरे पेज को भी सेट कर लेंगे, एडिट वाले को भी। इसको क्या, इसमें मैं जाता हूँ कैटेगरीज में। ये मेरे पास आ गया कि ये मैसेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लास्ट टाइम हमने ये मैसेज ऐड किया था, लेकिन ये देखें मैसेज तो जब कैटेगरी ऐड होगी तो हम दिखाएंगे कि कैटेगरी इंसर्ट हो गई है, या हम उसमें लिखेंगे कि कैटेगरी अपडेट हो गई है। लेकिन अभी अगर कोई मैसेज नहीं है तो फिर तो एरर आएगा। अब एरर पढ़ना भी आपको आना चाहिए कि एरर कैसे आ रहा है। तो ये नल रेफरेंस एक्सेप्शन के मतलब एक चीज नल है, उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बता भी रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेट नहीं है। और आपको ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग मैसेज इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल के पेज लाइन नंबर 7 पे। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ डिटेल में आपको बताएगा कि कौन सी फाइल है। तो ये बता रहा है ऐसे ऐसे आपका कोड लिखा हुआ था, उसके बीच में लाइन नंबर 7 पे ये चीज़ लिखी हुई थी, उसमें एरर आया है। और ये बता रहा है ASP नेट कोर व्यूज वाले टेबल में जा, व्यूज वाले फोल्डर में जा, उसमें कैटेगरीज वाले फोल्डर में जा, उसमें इंडेक्स के नाम से फाइल है, इंडेक्स डॉट सी एस, उसमें एरर है। तो ये मैं व्यूज में गया, इसमें इंडेक्स वाली फाइल पे गया, तो ये मेरे पास एक मैसेज है जिसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जस्ट मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड करना है तो ये ठीक हो जाएगा। कंट्रोल 5 किया, ये देखिए आप ठीक है, कैटेगरी क्रिएट की। हाँ, क्रिएट। इसके बाद मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ प्रोडक्ट्स वाले पे गया। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में ये कह रहा है कि इसको ये प्रोडक्ट्स का इंडेक्स नहीं मिला क्योंकि अभी मैंने इंडेक्स बनाया ही नहीं है। तो क्रिएट प्रोडक्ट्स के क्रिएट पे जाऊँगा, क्रिएट पे जाऊँगा तो ये आ गया क्रिएट, कहता नो कैटेगरी एग्जिस्ट विद एक्टिव स्टेटस। हमारे पास कैटेगरी है लेकिन एक्टिव स्टेटस के साथ नहीं है। तो मैं कैटेगरी उस पर लिस्ट पे जाता हूँ, कैटेगरीज पे। ये मेरे पास कैटेगरी है, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट का शायद आइकन लगा रहा था, नहीं लगा। इसको एडिट करते हैं, ये स्टेटस एक्टिव करते हैं और अपडेट करते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के करियर पे। प्रोडक्ट्स करियर, तो इसमें क्या है, नो ब्रांड एग्जिस्ट विद एक्सेस, तो ब्रांड का होना भी जरूरी है। तो मैं यहाँ एच पी ब्रांड बना लेता हूँ, और एच पी ब्रांड डिटेल्स देता हूँ, और इस पर टाइपिंग ब्रांड कर देता हूँ, प्लेन कर देता हूँ। अब मैं जाके प्रोडक्ट का यूज करता हूँ। प्रोडक्ट्स, इसका इंडेक्स अभी नहीं बना, क्रिएट। यहाँ पे देखें ये प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं है। उसकी वजह है कि हम कैटेगरी में जिस तरह हमने किया, हमने प्रोडक्ट में उस तरह नहीं। तो कैटेगरी का क्रिएट वाला पेज ये हमारे पास है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
ये हमारा मेन है। और प्रोडक्ट के क्रिएट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस करूँगा क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, एक्शन क्रिएट ही रहेगा, मल्टी पार्ट सिलेक्ट फॉर्म डाटा रहेगा। सिर्फ ये कि इस फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं मैं कट करता हूँ। अब देखिए सिर्फ फॉर्म रहा, इसमें भी ऐसे ही करता हूँ कि फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा सारे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से डिलीट, और इसकी जगह वो वाला फॉर्म पेस्ट, बस बाकी ठीक है। और नीचे जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये अब नहीं आएगा, इसलिए मैं रोल F5 प्रेस किया। क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, और ये सिलेक्ट और नाम और प्रॉपर्टी स्टाइलिंग के साथ आ रहा है, ठीक है, ब्रांड। उसके बाद स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, कौन सी कैटेगरी आईडी है। अब कैटेगरी आईडी और यहाँ पे भी कैटेगरी आईडी, दो दफे कैटेगरी आईडी आ रहा है। मैं इसको सर्च करता हूँ कैटेगरी आईडी, तो ये देखिए मेरे पास है यहाँ पे ये चीज़ दो दफा आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी कैटेगरी आईडी और नीचे भी कैटेगरी आईडी। तो इनको डिलीट कर दिया, सेव किया और रिफ्रेश करके देखा क्या होता है। तो एक कैटेगरी आईडी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे कैटेगरी आईडी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए चूज कैटेगरी। तो इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि इसके ऊपर नेम का टैग लगाना, लेकिन वो जहाँ पे यूजर ने चूज कर दिया कि मैं चूज कैटेगरी करूँगा, और जहाँ पे इंडेक्स वाला पेज होगा दिखाऊंगा वहाँ पे सिर्फ कैटेगरी लिखूंगा। तो इस लेबल के दरमियान में यहाँ आप अपना कस्टम भी लिख सकते हैं, इसको कहेंगे चूज कैटेगरी। ये चूज करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको राइट साइड पे ना बॉटम पे जो शॉर्टकट कमांड्स यूज करता है वो भी नजर आती है। जैसे अभी मैं एक शॉर्टकट कमांड यूज करता हूँ कंट्रोल F G, तो इसने कंट्रोल M और फिर कंट्रोल G आपको दिखाया। इस तरह कंट्रोल M, ये देखें कंट्रोल G, ये व्यू से पेज, या पेज से व्यू से कंट्रोल और कंट्रोल से पेज। अच्छा, हम ये बना रहे थे, हमारे पास ये ओके हो गया। अब हम आते हैं इसको अपडेट करने पे। ये सारा कॉपी करते हैं एज इट इज, और यहाँ प्रोडक्ट में हम एक नया व्यू ऐड कर देते हैं, उसका नाम एडिट या अपडेट रखते हैं। तो टोलो तो कोई भी व्यू ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो एडिट इसका नाम है, और ये प्रोडक्ट के लिए हमने बनाया, एडिट के लिए प्रोडक्ट। और FDB कॉन्टेक्ट इसकी ये वाली है, बाकी एज इट इज। ये आ गया। अब इसमें जो क्रिएट वाले में था ना, मैंने सारे का सारा कॉपी किया 100%, और एडिट वाले में आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जहाँ लिखा हुआ था क्रिएटिंग न्यू कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेटिंग, सॉरी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कैटेगरी। बाकी सारा वैसे का वैसा ही आएगा। और जहाँ पे हमने लिखा है इसको कि आप चूज कैटेगरी है, तो आप इसको मैं चेंज कैटेगरी कहते हैं, तो पहले वहाँ पे लिखा आएगा चूज, चूज कर लिया, आप अपडेट करना चाह रहे हो तो चेंज, बाकी एज इट इज आएगा। सिर्फ एक चीज़ है जो हमने हिडन में रखी, वो होती है फॉर्म की जो रिकॉर्ड होता है उसकी आईडी। तो यहाँ पे कहते हैं पुट टाइप हिडन ASP फॉर एल्फेन मॉडल डाटा। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको अपडेट करता हूँ। अच्छा, ये हमने कैटेगरी प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेव किया था। सेव करने के बाद इसको कहीं रीडायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट रिटर्न, रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट वर्कशन, नेम ऑफ इंडेक्स। तो ये हमें वापस इंडेक्स वाले मेथड पे ले जाएगा। वहाँ हम सारी प्रोडक्ट शो कर, और मैंने प्रोडक्ट शो कराने का कोड भी नहीं लिखा, तो अभी हम प्रोडक्ट शो कराने के भी लिखते थे हमारे पास इंडेक्स है। फिलहाल हम ये कहते हैं कॉन्टेक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट।
सारी प्रोडक्ट्स नहीं लिस्ट में ऐड कर दी और प्रोडक्ट्स दिस और ये प्रोडक्ट्स मैंने व्यू के अंदर से रिटर्न करवा दी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक इशू आएगा कि हम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस दौरान जो है हमें प्रोडक्ट के साथ जो कैटेगरी एसोसिएटेड है उसका नाम भी चाहिए और जितने इमेजेस एसोसिएटेड है उनमें से पहले इमेज की यूआरएल चाहिए। तो मोस्टली जो है इंक्लूड को यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड अप्रोच है। उसमें ये किया जाता है कि आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट्स दे दें, इंक्लूड इट। इंक्लूड में बाद अगर ये इंक्लूड नहीं आ रहा था तो आपको यहाँ पे पर माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोड लिखना होता है यूजिंग में। और अगर आप नहीं भी लिखते तो इंक्लूड ऐसे करके कहते हो खुद ही इसमें ऐड कर देता है, यहाँ पे रह के कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं तो इंक्लूड में लिख देता है। इंक्लूड में हम कैटेगरी इंक्लूड करा लेते हैं और दूसरे इंक्लूड में जितने भी इससे रिलेटेड इमेजेस हैं वो इंक्लूड करा देते हैं। हमेशा नेविगेशन प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं। अगर मैं कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जाता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास प्राइवेटिव डाटा टाइप्स नहीं है, जैसे ये इट है, डेट टाइम है और हमारे पास इस तरह की और हैं, जैसे ये भी इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये डेसिमल है, ये सारी प्राइवेटिव डाटा टाइप्स हैं। और ये आपको पता है कि ये हमारे पास नेविगेशन प्रॉपर्टी है कैटेगरी और ये नेविगेशन प्रॉपर्टी है कार्ट आइटम्स। इसी तरह हमारे पास नेविगेशन प्रॉपर्टी है इमेज। तो करंटली हम इमेजेस में दिखाना चाहते हैं कि कितने इमेजेस इस प्रोडक्ट के हैं या कौन सा इमेज हमें पहला इमेज चाहिए। लेकिन इस केस में ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट उठा के लाएगा, उसके इस कैटेगरी की तमाम फील्ड्स उठा के लाएगा, कैटेगरी का नेम, उसका स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, उसका लोगो। जबकि हमें सिर्फ कैटेगरी का लोगो रिक्वायर्ड है और कैटेगरी का नाम रिक्वायर्ड है, बाकी चीज़ें तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। कैटेगरी का रैंक भी रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरह इमेज एक प्रोडक्ट के साथ अगर 100 इमेजेस हैं तो हमें सिर्फ एक इमेज चाहिए, ये तो 100 के 100 उठा के ले आएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आता है व्यू मॉडल का। व्यू मॉडल के नाम से हम मॉडल्स बनाते हैं उसके अंदर सिर्फ वो कॉलम्स रखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं और इस तरह इंक्लूड करने के बजाय हम सेलेक्ट को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह करते हैं इसको। मॉडल के अंदर जाके यहाँ पे एक नया मॉडल बनाता हूँ या जो प्रोडक्ट बनी है उसी के अंदर बना लेता हूँ, जैसे मर्जी करना है। नया मॉडल बनाया, उसका नाम रखा प्रोडक्ट व्यू मॉडल। प्रोडक्ट व्यू मॉडल। और यहाँ पे प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट में जितनी चीज़ें थी मैंने सारी ऐसे कॉपी की हैं इसकी। ये प्रोडक्ट की चीज़ें हैं, इसके ऊपर annotation टैग वगैरह नहीं लगाना। ये प्रोडक्ट की सारी चीज़ें हैं, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। इसके अलावा कुछ उसके शेयर्ड में थी वो भी मैं ले आता हूँ। स्ट्रिंग प्रोडक्ट की आईडी आ गई हमारे पास, उसका स्लग आ गया, स्लग के बाद नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पे सिर्फ क्लास है, ऊपर कोई annotation टैग्स नहीं लगा रहा क्योंकि व्यू मॉडल है, जस्ट डाटा व्यू कराने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। प्राइस क्या है, उसकी ब्रांड। अब ब्रांड आईडी भी हमारे पास मौजूद है, ब्रांड के नाम से कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। हमें सिर्फ ब्रांड चाहिए कि ब्रांड का नाम क्या है, बस ये ब्रांड का नाम चाहिए तो ये ख़त्म कर दें। ये हमने सिर्फ स्ट्रिंग में ब्रांड लिख दिया कि हमें कौन सा ब्रांड चाहिए, ये मतलब इसकी कौन सी ब्रांड है और स्टॉक में कितने पड़े हैं। उसके बाद जो है ना रिलीज कब होगा, रिलीज की डेट, जो जो हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड। इस तरह कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैं जैसे इसकी कैटेगरी का नाम ले लूंगा, मुझे आईडी लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी। कार्ट आइटम में कितने ऐड हो चुके हैं करंटली इसकी हमें जरूरत नहीं है, ऑर्डर डिटेल और इसकी जरूरत नहीं है। इमेजेस, या हमें सारे इमेजेस नहीं चाहिए, या तो हमने एक लैंडिंग इमेज के नाम से बनाया होगा उस वो इमेज शो कर देंगे या जो पहला इमेज होगा ना वो शो कराएंगे। तो यहाँ लिस्ट ऑफ इमेजेस, वर्चुअल लिस्ट ऑफ इमेजेस की जगह पे स्ट्रिंग आएगा और यहाँ पे इमेजेस की जगह इमेज यूआरएल आ जाएगा। हम जस्ट पहला इमेज जो है इसको उठा लें और वो शो करा लें। और ये अपलोड कराने के लिए बटन रखा था, ये तो वैसे खत्म हो जाएगा। ये देखें एक सिंपल क्लास बनाई, उसके ऊपर कोई एनोटेशन टैग्स नहीं है, कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं लगी है, प्लेन प्रॉपर्टीज इसमें रखी हैं। अब हम इस क्लास को यूज करेंगे इससे डाटा निकालने के लिए। कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट और इंक्लूड, इंक्लूड की जगह सेलेक्ट, एम गोज टू न्यू। न्यू के अंदर जो है ना अब हमने बताना है कि कौन सी टाइप का न्यू। तो हमने बनाया प्रोडक्ट व्यू मॉडल। इस व्यू मॉडल का न्यू, ठीक है। न्यू के अंदर अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं एम गोज टू न्यू और आगे क्लास का नाम नहीं लिखते जो भी हाईलाइटेड है तो ये अनोनिमस सब्जेक्ट बनता है। क्लास का नाम लिखते हो तो क्लास में जो प्रॉपर्टीज होती है सिर्फ वही अलाउ होती है इसके अंदर। आप देखें ये हमारे पास है कि ब्रांड इसकी क्या है, तो मैं कहता हूँ कि ब्रांड इसकी एम डॉट ब्रांड
डॉट नेम, जो ब्रांड का नाम है वो इसकी ब्रांड है। नेम, नेम क्या है, एम डॉट नेम है। कैटेगरी क्या है, तो उसी तरह कैटेगरी का जो नाम है वही इसकी कैटेगरी है। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन भी आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया इसकी प्राइस, प्राइस भी हमारे पास आ गई। प्राइस के बाद हमारे पास सेलेक्ट है, वो भी आ गया। उसके बाद हमारे पास रिलीज डेट है, वो भी आ गई। उसके बाद हमारे पास इसकी अपनी आईडी है, वो भी आ गई। उसके बाद हमारे पास है इमेज यूआरएल। अच्छा, इमेज यूआरएल से पहले सेलेक्ट है, स्टॉक है कि स्टॉक में कितने, तो ये भी आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज जो है वो इमेज यूआरएल, पहली इमेज हमने उठानी है। तो मैंने कहा कि पहली इमेज कैसे उठाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ये है एम। एम मतलब ये प्रोडक्ट है, ये देखिए मैंने प्रोडक्ट से गेट किया, प्रोडक्ट्स डॉट सिलेक्ट एम। तो ये एम जो था वो एक प्रोडक्ट थी। तो एम एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं। उस इमेज में से आपने सेलेक्ट करना है। अब चूंकि एम यूज कर चुके तो मैं एन लिख देता हूँ, एन गोज टू एन डॉट इमेज यूआरएल। ठीक है, उससे हमने यूआरएल सेलेक्ट कर ली। कौन सी यूआरएल, डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट, जो भी पहली मिली वो उठा लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट डिफॉल्ट में वो तो चूंकि रैंडम आईडी होती है तो ये चीज़ें ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हमने उससे बचने के लिए यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाना है। इमेजेस डॉट ऑर्डर बाय एन गोज टू एन डॉट एंट्री टाइम, डीबी एंट्री टाइम। डेटाबेस में जब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो उस हिसाब से जो टाइम था उसमें जो पहले रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो उठाए, उसमें से यूआरएल निकाले और उसमें इमेज यूआरएल के अंदर मुझे दे दें। अब मैं ये देखें, ये कोड जो है इस तरह हो गया है, सीधा नहीं रहा। तो मैं कंट्रोल के प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के डी, तो ये कोड कंट्रोल चेंज हो गया है। अब इस कोड में ना, इसको हम कहते हैं ये व्यू मॉडल है, और आप व्यू मॉडल के थ्रू डाटा ले रहे हैं, जितने फील्ड रिक्वायर्ड है सिर्फ उनका ले रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा फील्ड का डाटा ले ही नहीं रहे। अच्छा, ये सिर्फ हमारे सिलेक्टेड डाटा लेके आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेगा। अगर हम इसके बैकएंड पे क्यूरीज को देखेंगे, जो डाटाबेस के ऊपर हम क्यूरीज लगाते हैं, अगर हम ये अप्रोच यूज़ नहीं करते और हम इंक्लूड इंक्लूड करते हैं, तो इंक्लूड क्या करेगा, वो ये करेगा सिलेक्ट, पहले तो प्रोडक्ट्स जो है उससे सारा कुछ ले आएगा, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की सारी चीज़ें भी लाएगा। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कैटेगरीज, कैटेगरी के भी सारे कॉलम लेके आ जाएगा। एंड सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस की भी सारे कॉलम उठा के ले आएगा। जबकि हमें सारे कॉलम चाहिए नहीं, हमें कैटेगरी से सिर्फ नाम चाहिए था, प्रोडक्ट में से सिर्फ एक यूआरएल चाहिए थी। तो ये वाला जो है ये परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, और इशू भी नहीं करता, और प्रॉपर चलता है। तो आप लोगों ने ये यूज़ करना है। अब इसके ऊपर मैं एक ऐड व्यू करता हूँ, और ऐड व्यू में रेजर व्यू ऐड करता हूँ। और रेजर व्यू में ये इसको मैं बताता हूँ कि आपने मुझे एक लिस्ट देनी है, और किस चीज़ की लिस्ट देनी है, आपने मुझे प्रोडक्ट व्यू मॉडल की लिस्ट देनी है, प्रोडक्ट व्यू मॉडल ये। अब इसके साथ ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है, ये वैसे चूज तो नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन ये इधर आ रहा है, तो ये उसके अंदर ऐप डीबी कॉन्टेक्ट के अंदर उसकी एंट्री भी डाल देता है। अब हम देखते हैं कि ये एंट्री डालता है कि नहीं डालता। अगर एंट्री डालता है तो वहां से हमने निकाल दिया था, वैसे इसको यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए था। मैं इसको दोबारा करता हूँ, रिजर्व, और इसमें अगर मैं चूज करता हूँ लिस्ट, मॉडल क्लास रिक्वायर्ड है, यहाँ पे असल में खत्म करने का ऑप्शन नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, ये इन्होंने कोई जो नया रिलीज किया उसके साथ ऐसे आ रहा है, तो मैं फिलहाल ऐड कर रहा हूँ। और देखता हूँ अगर उसने डीबी सेट में प्रोडक्ट व्यू मॉडल भी डाल दिया होगा तो उसको मैंने निकालना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये हमारे पास आ गया, और मैं यहाँ पे डाटा में गया, एफडीबी कॉन्टेक्ट्स में, इसमें मैंने देखा तो उसने प्रोडक्ट व्यू मॉडल यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये आप रिमूव कर देंगे। क्योंकि प्रोडक्ट व्यू मॉडल व्यू करने के लिए इसने इसके इस भी डाटाबेस में टेबल बना देना, तो ये लाजमी ज़हन में रखिएगा, प्रोडक्ट व्यू मॉडल इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। अभी वीडियो स्टूडियो को जो रिलीज आई है इसमें ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट में भी ये फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कैटेगरीज के इंडेक्स पे, जिस तरह कैटेगरीज का इंडेक्स था ये। अच्छा, इसमें हमारा डाटा डायरेक्ट पड़ा हुआ है। क्रिएट वाले में आते हैं, क्रिएट वाले में हम देख लेते हैं कि हमने एक रो बनानी है, रो के अंदर जितने कॉलम रिक्वायर्ड है वो बनाने हैं। और अगर हमारे पहले से ही बने हुए तो हम रो और कॉलम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट कार्ड बनाएंगे, कार्ड बॉडी बनाएंगे, कार्ड टाइटल, और उसके अंदर जो भी चीज़ है वो रख देंगे।
तो अब हम ये कॉपी करके ले आते हैं इंडेक्स के ऊपर। ये ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने पेस्ट कर दिया है कॉपी, और ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं डिव क्लोज करनी है। ये अब यहाँ पे जो भी चीज़ मैं रखूँगा ना वो इस बॉक्स के अंदर आएगी, जो स्टाइल थीम का अपना है वो। तो ये मैं पूरा टेबल उठा के इसके अंदर ले जाता हूँ। कंट्रोल के डी प्रेस करता हूँ तो ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल F5 करके देख लेता हूँ कि क्या आता है। प्रोडक्ट का इंडेक्स, प्रोडक्ट्स, इंडेक्स नहीं लिखूंगा तो इंडेक्स ही ओपन होगा। अच्छा, एक तो ये कि ये क्लाइंट थीम उठा रहा है, एडमिन थीम नहीं उठा रहा। तो या तो हमें ये फाइल जो है व्यू स्टार्ट, ये हमें कॉपी करनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, इसी को कॉपी करके प्रोडक्ट्स में रखना है, तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर हम हर एक के ऊपर मेंशन करेंगे कि ये प्रोडक्ट ये कौन से लेआउट के साथ आएगी, तो लेआउट इज इक्वल टू एडमिन लिखना होगा। तो ये देखिए क्रिएट न्यू कैटेगरी, उसमें सेटअप सेक्शन में जैसे लगा आ रहा है नेम डिस्क्रिप्शन, और ये टेबल हमने जो भी बनाया। इसमें यहाँ पे रिलीज डेट में देखिए डेट इस तरह आ रही है, हम यहाँ पे सिर्फ डेट चाह रहे हैं, टाइम नहीं चाह रहे हैं। तो रिलीज डेट जो है उसके साथ हमें, ये मैं ओपन करता हूँ और नीचे आता हूँ तो ये डिस्प्ले फार लगा हुआ है। डिस्प्ले फार तो ज़ाहिर है ऐसे ही दिखाएगा, तो मैं ये डिस्प्ले फार ख़त्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आइटम डॉट रिलीज डेट, और जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए तो स्ट्रिंग का मैं वही फॉर्मेट बना लेता हूँ। उस फॉर्मेट में मैं कहता हूँ 2 डिजिट में मेरे पास डेट है, 3 डिजिट कैरेक्टर में मंथ है, यानी 23 MAR मार्च इस तरह, और उसके बाद जो ईयर है वो 4 डिजिट में ईयर आना चाहिए। रिलीज डेट नल लेवल है, तो यहाँ मैं एक राउंड ब्रेकेट ऐड करता हूँ स्टार्ट से एंड तक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐड करता हूँ। अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो फिर दिखाएं, अदरवाइज ना दिखाएं। ये देखिए 30 जुलाई 2023, और कैटेगरी में मोबाइल फ़ोन आ गया। इमेज यूआरएल में मैंने इमेज दिखानी है, और इमेज जो है ना वो सबसे स्टार्ट में दिखाना चाहा। तो इमेज यूआरएल जो है ये मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ से। इमेज यूआरएल मैंने यहाँ नहीं दिखाना, और इसी तरह ये जो मेरे पास इमेज यूआरएल है इसका कॉलम भी ख़त्म कर दिया। स्टार्ट में जो इसका नाम है, इसके नाम के साथ या सेलेक्ट के साथ मैं इमेज दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ नाम आ रहा हो और एक साइड पे आ रहा हो, या इसका कॉलम अलग बनाना चाहे तो मर्जी बना लें। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सेलेक्ट के बाद इमेज सोर्स इज इक्वल टू @model डॉट URL, सॉरी मॉडल नहीं, @ सॉरी, ये तो हम ऊपर हेडर में ऐड कर रहे हैं, हेडर में ऐड नहीं करना बल्कि बॉडी में करना है, ये जहाँ पे फॉरिश का लूप लगा हुआ है। तो ये सिलेक्ट हमारे पास है, सिलेक्ट के बाद जो है यहाँ पे इमेज सोर्सेज इक्वल टू @atom डॉट इमेज URL, और ये क्लोज। अब देखें ये मेरे पास आ गया, अगर जो वो विजिबल नहीं आ रहा कि हमने सेव करवाया था, तो ये देखिए ये इसका नाम स्टार्ट में स्लैश हमने ऐड नहीं करवाया था, तो हमें स्लैश मैनुअली यहाँ पे ऐड करना है। ये हमारे पास इमेज आ गया, और बाई डिफ़ॉल्ट ये इमेज का साइज़ है वो संभाल ही आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही सेट है कि हमें संभाल आना चाहिए। अच्छा, ये एडिट और डिलीट के बटन जो है, मैंने फोटो आसम का बताया तो फोटो आसम यूज़ कर लें, फोटो आसम, और इसको अब CDN लगा दें यहाँ पे CDN, और मे भी इस थीम के अंदर ही फोंट आसम आप लोग समझो तो कंट्रोल T प्रेस करें और फोंट, ये देखिए फोंट आसम डॉट ऑल डॉट मेन डॉट ऑल डॉट CSS, ये फाइल ओपन हो गई। इस पे आप यहाँ पे ये वाला आइकन प्रेस करेंगे, ये बता देगा कहाँ पे है। ये देखें ये वन टेक क्लाइंट के अंदर जो है ना फोंट आसम पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी शायद एडमिन में भी पड़ा हुआ, मैं दोबारा ढूंढता हूँ फोंट आसम। तो ये क्लाइंट में पड़ा हुआ है, एडमिन में नहीं है। तो अब क्लाइंट में तो हमने यूज़ करना ही है, तो हम एडमिन में भी यूज़ कर लेते हैं। इस फाइल को मैं एडमिन में इंक्लूड करा देता हूँ। मेरे पास ये एडमिन लेआउट है, शेड पे गया एडमिन लेआउट, और एडमिन लेआउट में यहाँ पे मैं ये वाली CSS लेआउट करा रहा हूँ। तो इसका पाथ जो है ना, ये टिल्डा साइन और ऐसे आना चाहिए, D या C ड्राइव से शुरू नहीं होना चाहिए।
सेव कर दें। अब मेरे पास ना इसके आइकन्स भी आ गए। इसके आइकन कौन कौन से होते हैं ये आपको इंटरनेट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एडिट वाली जगह पे, ये ख़त्म कर दें, ये लाइन भी ख़त्म कर दें, और डिटेल और डिलीट ये भी ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे मैं आइकन देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ। पहला एडिट का है तो एफ ए होता है फोटा सम, एफ ए डैश एडिट। तो ये आपको बता भी रहा है, थोड़ा सा हिंट भी दे रहा है। क्लास इक्वल टू फॉर फॉर डैश। अब इसमें डिटेल में होता है व्यू के नाम से होता है, आई होता है, फॉर आई होता है, तो वो आई की शक्ल बना देगा कि ये आपका डिटेल वाला है। और इसी तरह डिलीट वाले के लिए ट्रैश के नाम से आइकन होता है, फॉर फॉर डैश ट्रैश। ये अब मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ। तो ये देखें एडिट, और ये व्यू, और ये डिलीट। अब मैं चाहता हूँ डिलीट का आइकन रेड होना चाहिए, तो रेड के लिए आप इसको सिंपल क्लास ऐड करें, टेक्स्ट टेंजर। बाकी जो है कोई और आइकन चेंज करना चाहें कलर तो चेंज कर सकते हैं। ये आपका आइकन ऐड हो गए। बस इस तरह आपने जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू कैटेगरी का, क्रिएट न्यू का आपके पास यहाँ पे टॉप पे आ रहा है क्रिएट न्यू। आपने इसमें क्रिएट न्यू की जगह पे यहाँ पे प्लस का आइकन भी दिखाना है, फिर क्रिएट न्यू ये यहाँ पे कर लो। और यहाँ पे आप स्पैन यूज करते हैं या आई यूज कर लेते हैं, कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। उसको क्लास देते हैं, क्लास एफ ए प्लस। प्लस का आइकन आ जाएगा, क्रिएट न्यू आएगा, और ऊपर क्लास में ऐड करूंगा क्लास बी टी एन इन्फो। कंट्रोल के डी प्रेस करूंगा ताकि ये कोड फॉर्मेट हो जाए, प्रॉपर आ जाए। तो ये देखें क्रिएट न्यू, और ये साथ में प्लस का आइकन भी आ गया। अब ये आप अच्छा सा बनाएं कि क्रिएट न्यू कैटेगरी इधर आ रहा हो, ये राइट साइड पे आ रहा हो। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, इसको पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास आ रहा है क्रिएट न्यू कैटेगरी, और इसके अंदर जो है ये, इसके अंदर मैं ये बटन ऐड कर देता हूँ, और इसको क्लास दे देता हूँ फ्लोट राइट। इसका होता है फ्लोट एंड, उस पर 5 है तो फ्लोट एंड लगाएंगे, ये एंड की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्लास दोबारा आप लगा के देखते हैं, फ्लोट राइट। वर्जन देखना पड़ेगा, ये पुराना वर्जन है, इसमें फ्लोट राइट से होता है, वैसे फ्लोट एंड से होता है। मैंने फ्लोट राइट की क्लास लगाई तो ये चला गया फ्लोट राइट। अब बटन जो है ना कुछ बड़ा नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ बटन थोड़ा छोटा नजर आए, तो BTN SM ये बटन आ गया। बटन भी अच्छा लग रहा है, राइट साइड पे है, और प्रॉपर नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने तमाम ने इसी तरह चीज़ें तैयार करनी है। अभी ये हमारा क्रिएट का भी बन गया, हमारा व्यू का बन गया। इसके ऊपर सर्च आप लोगों ने खुद अप्लाई करनी है यहाँ पे, और इसके बाद एडिट का क्लिक करते हैं, तो ये एडिट पे एरर दे रहा है कि एडिट यू एडिट द व्यू एडिट वाज नॉट फाउंड। हमने उस पर व्यू ऐड नहीं किया, एडिट का हमने शायद बना दिया था। कंट्रोलर पे गए, प्रोडक्ट कंट्रोलर पे गए, तो इसमें हमने ये क्रिएट का बनाया हुआ है, ये ठीक है। और उसके बाद एडिट का बनाया हुआ। अब जो गो टू व्यू करें क्रिएट के ऊपर क्लिक करके, ये क्रिएट का व्यू मैंने सारा कॉपी कर लिया एज इट इज। और एडिट के ऊपर आके मैंने ऐड व्यू पे क्लिक किया और एम्प्टी कर दिया विदाउट बॉर्डर, क्योंकि कोड तो मैंने कॉपी किया वो यूज करना है, तो उसको फिक्स करना। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैंने इसका कोड रिमूव किया, और पहला कोड जो कॉपी किया हो तो उसको पेस्ट किया। उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज की, क्रिएट की जगह अपडेट या एडिट लिख दिया, और यहाँ पे एडिट, एडिट प्रोडक्ट। बाकी सारा इसी तरह होगा, सिर्फ मैंने बताया था कि एक आपने इसकी आईडी होती है वो हिडन में रखनी होती है, इनपुट। जो अगर इससे आप वो जनरेट करवाएंगे तो ये खुद भी उसमें हिडन में रखता है इनपुट, टाइप हिडन AST फॉर आईडी, ये आईडी के लिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें चेंज करनी है। चलें एक दफ़ा देखते हैं इसका व्यू कैसा आता है, और फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ एंड पे हमारे पास क्रिएट है, क्रिएट की जगह हम अपडेट लिख देते हैं। अब बाकी राइट एरिया इसी तरह। तो ये देखिए हमारे पास एडिट आ गया, एडिट प्रोडक्ट पे पहले से जो चीज़ें लिखी हुई थी सारी आ रही हैं।
एज इट इज़। और यहाँ पे अपलोड पे एक बटन को यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, और ये राइट एरिया पे जितने इमेजेस पहले से हैं वो दिखा देता हूँ, उनको रिमूव करने का ऑप्शन भी दे देता हूँ। और नेक्स्ट ये कि नए इमेज ऐड करने हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मुझे जो फॉर्म है ना वो एक्सपेंड करना पड़ेगा। फॉर्म इस वक्त कॉलम D6 के अंदर है। फॉर्म को यहाँ से मैंने निकाला और रो के भी ऊपर ले गया यहाँ पे। और इसी तरह फॉर्म की जो क्लोजिंग है वो भी फिर रो के बाहर ले आता हूँ यहाँ पे। अब देखिए फॉर्म बाहर आ गया बिल्कुल, इसके अंदर कॉलम D6 है, और इससे भी बाहर जाएगा, ये वाली जो है ये डिव भी ऊपर जाएगी इससे, ये। और फॉर्म बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये फॉर्म बिल्कुल बाहर है, उसके अंदर एक रो है, दो कॉलम D6 है। अब मैं जो राइट साइड भी चीज़ ऐड करूंगा वो भी इसका फॉर्म का पार्ट होगा। अच्छा, अब हम ये कॉलम D6 से जो हमारे पास यहाँ इमेज अपलोड करने का ऑप्शन था, ये वाला कंट्रोल यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, और इसका नाम वही रखा अपडेट। और राइट साइड पे जो है राइट एरिया में, राइट एरिया की जगह जब यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस लिख देता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस, और सेटअप सेक्शन ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो सारे इमेजेस से क्या है। तो अब मेरे पास इमेजेस जो हैं वो तो एक आ रहा है, अगर सारे आ रहे होते तो मैं सारे दिखाता। तो अभी जो हमने व्यू मॉडल बनाया ना उसके अंदर हमें प्रोडक्ट के इमेजेस एक से ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ पहले तो ये कि नए इमेज अपलोड करने, और व्यू मॉडल को फिर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अच्छा सॉरी, व्यू मॉडल तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट ही है। जब हम एक प्रोडक्ट गेट कर रहे हो तो फिर हम इंक्लूड यूज़ कर लेते हैं कि उसमें हमें इशू नहीं होता कि एक प्रोडक्ट है, उसके अगेंस्ट अगर डाटा ज़्यादा आता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 प्रोडक्ट्स की तमाम कैटेगरीज, उनके तमाम इमेजेस इकट्ठे लाना वो ठीक नहीं है। तो अगर सिंगल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इतना इशू नहीं है, उसमें आप इंक्लूड यूज़ कर भी लेते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अव्वल तो उसमें भी यूज़ ना करें, क्लासेस बना के करें। लेकिन मैं इस पे नहीं बना रहा, आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि हम एडिट कह रहे हैं तो हम इसमें इमेजेस और कैटेगरीज को इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड करने के बाद जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ हमने वो सारे इमेजेस दिखाने हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ @ इफ मॉडल डॉट इमेजेस डॉट एनी, अगर इसमें कोई एक भी इमेज आ रहा है तो यहाँ पे अंदर आ जाए। इसमें एक H3 बनाई, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग इमेजेस। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पे इमेजेस शो करवाऊंगा। या इतनी स्पेस है तो मैं दो दो इमेज एक रो के अंदर शो करवाऊंगा। तो यहाँ मैं एक रो बना लेता हूँ, if class is equal to रो। इस रो के अंदर कॉलम D6 के नाम से दो बनाऊंगा तो दो दो इमेजेस मुझे एक रो में नजर आते आ जाएंगे। अब मैं इमेजेस के ऊपर लूप लगाऊंगा, फॉर ईच फॉर एटम इन मॉडल डॉट इमेजेस। मॉडल में से जो इमेजेस है उसके ऊपर लूप लगा रहा हूँ। तो इसको मैं IMG भी कह सकता हूँ, या इमेज कह देता हूँ, जो मर्जी कह दे, ठीक है। एटम कह दे। इसके अंदर जो है डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल MD6, और 6 के अंदर मैं यहाँ पे इमेज का टैग ओपन करता हूँ। सोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्लैश से शुरू करना है, @image डॉट URL। और उसी तरतीब से जिस तरतीब से डेटाबेस में रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय भी ऐड कर देता हूँ। ऑर्डर बाय M गोज टू M डॉट DB एंट्री टर्म, डेटाबेस में जिस तरीके से डाले हैं उसी तरतीब से आना चाहिए। या रैंक अगर आपने रखा हो तो ऑर्डर बाय रैंक, पहला इमेज पहले है, फिर दूसरा इमेज है, फिर तीसरा इमेज है। अब इस इमेज को भी डिलीट करने के मैंने ऑप्शन देना है कि यूज़र अगर इमेज को डिलीट करना चाहता है तो कौन सा इमेज डिलीट करना है वो बताएगा। और हम उससे वन बाय वन ऑप्शन देते जाएंगे जो जो डिलीट करना चाहता है। और सर्वर पे रिसीव होगा तो हम वो सारे में डिलीट कर देंगे, और नया जो अपलोड करेगा तो वो भी हम वहाँ से उठा देंगे। अच्छा, फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमें सारे इमेज प्रॉपर नज़र आ रहे हैं कितने आ रहे हैं। ये देखिए दो इमेज ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये काफ़ी बड़े आ रहे हैं, इनको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ। तो दो की जगह पे यहाँ पे मैं OLMD3 कर देता हूँ। चार चार इमेज एक लाइन में आएंगे क्योंकि इमेज की हाइट ज़्यादा है। अब ये देखिए इमेज क्रॉप हो गया, इमेज क्रॉप हो गया, तो यहाँ इसको मैं क्लास दूंगा IMD डैश रिस्पॉन्सिव।
अब रिफ्रेश करूंगा तो अच्छा रिस्पॉन्सिव क्लास पुराने बूटस्ट्रैप में है शायद, इसमें पे क्लिक करें रिस और यस रिस्पॉन्सिव। दोबारा देखते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा इसमें फिर एक होता है W-100, W-100 कि विड्थ इसकी 100% होनी चाहिए, ये ट्राई करें। तो ये आपके सामने आ गया। अब ठीक है। अब ये कि नीचे जो ये है ना, ये तो बहुत बड़ी आ रही है, तो इसको मैं H5 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। वैसे तो छोटी होती है लेकिन इस थीम में इन्होंने इसको बहुत बड़ा रखा हुआ है। हाँ ये ठीक है। और ये सेटअप सेक्शन की जगह मैं प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग इमेज लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये जो सेटअप सेक्शन है इसमें प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग इमेजेस, ये अब ठीक हो गया। बस इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप ऐड करना, तो ये जो हमने बटन रखा हुआ है फॉर्म ग्रुप, इसमें एम्प्टी 4 ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 4, तो ये इससे थोड़े गैप पे आ जाएगा। और फिर जो बटन सेव अपडेट वाला वो भी मैं निकाल के इधर ले आता हूँ कि फिर हम इमेज अपलोड करेंगे उसके बाद अपडेट करेंगे, तो ये मैंने यहाँ से कट किया और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखा तो ये इस तरह। अब बाकी ठीक है बिल्कुल। सिर्फ ये कि जो जो इमेज डिलीट करना है उसके नीचे मैंने यहाँ डिलीट का बटन देना है, जिस डिलीट पे क्लिक करूँ वो फिर यहाँ से इमेज डिलीट करना है हमें। अच्छा यहाँ पे फिर हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स की, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू है। व्यू को हम एज ए लाइब्रेरी भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें एक लेआउट में अच्छा लेआउट बना देती है कि कौन कौन से इमेज डिलीट होंगे। फिलहाल जो इमेज डिलीट करना है उसके नीचे मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू रख लेता हूँ कि कौन कौन सा इमेज डिलीट करना है, और इमेज की जो आईडी है वो लेके जाऊंगा। तो यहाँ मैंने कॉलम D3 बनाया हुआ है, इसी के इमेज के बाद यहाँ पे मैं इनपुट एक रखता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। एक चेक बॉक्स लेके जाऊंगा, अगर टिक लगेगी तो चेक बॉक्स आगे जाएगा, नहीं लगेगी तो चेक बॉक्स नहीं जाएगा। इसका नेम क्या होगा? नेम में रख रहा हूँ डिलीट, डिलीट डिलीटेड इमेजेस आईडीज, ये मैंने इसका एक नाम रख लिया, ठीक है। और इसको वैल्यू दी @ इमेज डॉट आईडी, जो भी इस इमेज की आईडी बन रही है वो इसको दी, और इसका नाम रखा डिलीटेड इमेजेस। और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा डिलीट, और आगे ये लिख इस तरह। आप देखें ये आ रहा है डिलीट, जिस चीज़ को डिलीट करना है आप उसको टिक लगा देंगे, ये मैंने डिलीट करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम अपडेट करेंगे तो इन तीनों की आईडीज पे मैंने आगे लेके जानी है, तो इसका नाम मैंने रखा है डिलीट इमेज आईडीज। जब ये नाम रखा है तो फिर मुझे प्रोडक्ट के अंदर जहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ, या तो इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे यही चीज़ रखनी होगी, तब मुझे रिसीव होगी यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रखनी है कि मुझे एक से ज़्यादा आईडीज रिसीव होंगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी डिलीट इमेज आईडी ऐसे रख लें तो भी ठीक है। या चूंकि हमने इसको इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं करना, तो जब ये सबमिट करेंगे तो यहाँ एडिट की पोस्ट पे आएगा, यहाँ पे मैं सिंपल इधर ऐड कर देता हूँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसका नाम रख देता हूँ डिलीट इमेज आईडीज, तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब ये बाकी सारा एज इट इज़ है, मैं चेक करूँगा कि अपलोड में कोई एक भी अपलोड है तो ये उसमें अपलोड ऐड कर दूंगा। ये सारा कोड एज इट इज़ चलेगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसमें इस वक्त जो इमेजेस आ रहे हैं ना, ये वाले इमेजेस तो अपडेट होने हैं, अपना ऐड होने हैं, नए इमेज है। तो जो ये डिलीटेड आईडीज आ रही हैं एसएसडी को हम संभाल लेते हैं आमतौर पे। डिलीटेड इमेज आईडीज हैं, फ्रंट पे हम अपर ही लिखेंगे डी, यहाँ पे लोअर लिखेंगे, वो खुद मैप कर देता है, कोई इशू नहीं होता इसका। तो ये वाला जो इमेज है जो यूजर ने अभी नए अपलोड किए हैं वो सिस्टम में ऐड होंगे, और ये वाला जो होंगे ये डिलीट होंगे। तो ये मॉडल में मैंने चेक किया, इमेजेस न्यू कर लिया, और ये सारा जो भी काम करना था यहाँ तक किया। अब ये मैं मॉडल के अंदर ऐड करता जा रहा हूँ, मॉडल डॉट इमेजेस डॉट ऐड। तो इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड कर रहा हूँ मॉडल डॉट इमेजेस, क्योंकि मैं इमेजेस एक से ज़्यादा है तो मैं ऐड रेंज कर रहा हूँ। ऐड में सिर्फ एक इमेज ऐड होता है और ऐड रेंज में सारे होते ऐड होते हैं। तो मैंने कहा ये कॉन्टेक्स्ट में मॉडल के अंदर जो इमेजेस आ रहे हैं ना ये ऐड कर दो, ठीक है।
बल्कि इसको मॉडल के अंदर लेने के बजाय ये जो इमेजेस हैं, यहाँ इमेजेस की मैं एक लिस्ट यहाँ पे ऊपर नई बना लेता हूँ। मॉडल डॉट इमेजेस की जगह पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस, इमेजेस इज इक्वल टू न्यू, एक नई लिस्ट बना ली और जितने इमेजेस थे वन बाय वन इसके अंदर ऐड करता गया, इमेजेस डॉट ऐड, ये ऐड करता गया। और एंड पे मैंने कहा कि ये जो इमेजेस है ना, ये सारे के सारे डेटाबेस में ऐड कर दें इमेजेस। एक काम ये कि ये इमेजेस में ऐड करें, दूसरा काम कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट, ये जो हमारे पास मॉडल आ रहा है ना, इसको अपडेट करें। इसको मैंने इमेजेस को अलग इस वजह से किया कि जब मैं मॉडल के साथ अपडेट कॉल करूंगा तो मॉडल के अंदर इमेजेस भी होंगे, वो हमने अपडेट नहीं करने, वो ऐड करने हैं। तो मॉडल के अंदर मैंने इमेजेस ऐड ही नहीं किए। मॉडल के अंदर सिर्फ मॉडल का अपना डाटा है प्रोडक्ट का, इमेजेस मैंने सेपरेट अलग से लिए, इमेजेस के अंदर ऐड किए और यहाँ उसको बताया ये ऐड रेंज कर रहा हूँ और ये अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट इसलिए कि ये सिंगल है और रेंज इसलिए कि यहाँ लिस्ट ऑफ मॉडल है, जो भी मॉडल हमारा होगा। और उसके बाद हम सेव चेंजेस कॉल करेंगे तो ये अपडेट कर देगा। लेकिन अभी हमने डिलीट वाला काम जो है ना वो नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि अगर हम ये डिलीट आईडीज लेते हैं और जो भी आईडीज आती हैं उनके केस इमेजेस को डिलीट कर देते हैं, अगर यूज़र को अपनी प्रोडक्ट के अलावा किसी और की प्रोडक्ट का भी पता चल गया तो वो उसकी प्रोडक्ट से भी इमेजेस डिलीट कर देगा। खैर, पहले मैं यहाँ से जो ऐड और अपडेट लिखा, इससे पहले मैं यहाँ पे वार इमेजेस टू डिलीट, इमेजेस टू डिलीट ये लेता हूँ। और इसमें कहता हूँ अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस डॉट वेयर, कौन से इमेजेस डॉट वेयर एम गोज टू, ऊपर मेरे पास डिलीटेड इमेजेस आईडीज आ रही हैं, इन आईडीज के अंदर जिसकी भी आईडी आ रही है एम डॉट आईडी, वो सारे उठा लें, ये सारे डिलीट करने हैं हमने। अगेन बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट इमेजेस में से वेयर का क्लास लगाई कि कौन से इमेज डिलीट करने हैं। मैंने कहा ये जो डिलीट आईडीज में भेज रहा हूँ ना, इन आईडीज के अंदर जिस जिस इमेज की आईडी आ रही है वो डिलीट करना है। लेकिन इसमें फॉर द सेफ्टी पर्पज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को भी लिखूंगा कि एम डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू, ऊपर जो मेरे पास मॉडल आ रहा है डॉट प्रोडक्ट आई डी, डॉट आई डी, मतलब वो आईडी प्रोडक्ट की होगा। ये मॉडल पे कर्सर लेके जाए तो मॉडल जो है वो प्रोडक्ट ही है। इस प्रोडक्ट की आईडी इमेजेस के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी उससे मैच करनी चाहिए। और फिर जो आईडीज आ रही हैं वो, अगर यूजर इसमें एक्स्ट्रा आईडीज किसी दूसरे प्रोडक्ट की भेज देता है तो वो इग्नोर हो जाएंगी, सिर्फ इस प्रोडक्ट की जो इमेजेस होंगी वो हमें यहाँ पे इमेजेस टू डिलीट में आ जाएंगी। जैसे ये मैं ऐड रेंज कर रहा हूँ, ऐसे ही हमारे पास डिलीट रेंज का भी ऑप्शन होता है, यानी रिमूव रेंज। मैं एक से ज़्यादा इमेजेस को रिमूव करना चाह रहा हूँ ये। अच्छा, इसमें अगर एक से ज़्यादा नहीं आ रहा है तो भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि रिमूव रेंज एक्सपेक्ट करता है कि उसे लिस्ट ऑफ इमेजेस दी जाए, लिस्ट ऑफ मॉडल दिया जाए। ज़रूरी नहीं कि उस मॉडल के अंदर आइटम भी हो या ना हो। तो अगर इसमें कोई भी आइटम ना आए तो भी कोई इशू नहीं है। अब ये सारा काम कर देगा और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन इमेजेस डिलीट करने से पहले पहले मेरे पास इमेजेस के, ये तो डेटाबेस से डिलीट करेगा ना रिकॉर्ड, मेरे पास वो इमेज भी पड़े हुए हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, मैंने उन इमेजेस को भी डिलीट करना है। अदरवाइज यूजर इमेज डिलीट करता जाएगा, इमेजेस उधर ही पड़े रहेंगे और डेटाबेस से डिलीट होता जाएगा। और नतीजा क्या होगा कि आपके हार्ड ड्राइव पे जो स्पेस है वेब का, जो भी आपको मिला हुआ स्टोरेज, वो फुल होता जाएगा, क्योंकि पुराने इमेज आप डिलीट नहीं करेंगे। तो डिलीट करने से पहले फॉर इमेज यूआरएलएस टू डिलीट, तो डिलीट कौन से इमेज डिलीट करने, उसमें मैं कहता हूँ इमेजेस टू डिलीट, इमेजेस टू डिलीट डॉट सेलेक्ट, एम गोज टू एम डॉट यूआरएल। मैंने वो सारी यूआरएल चूज कर ली जिनको डिलीट करना है, टू अरे कर लें टू लिस्ट कर लें, की बात है। अगर मैंने ये पहले कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद अगली लाइन में मैंने ये कॉल किया तो ये मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब मैं कॉल करता हूँ तो रिमूव भी कर देता है उसको। जब रिमूव कर देता तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये हमें यूआरएल नहीं देगा। इस वजह से मैंने पहले तमाम यूआरएल्स उठा ली। ये यूआरएल्स जो है ना वो अरे अरे बनी है, स्ट्रिंग की अरे बनी है, ठीक है। इस अरे पे हम लूप लगाएंगे, एक एक में डिलीट करेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव रेंज जो है ये डेटाबेस से डिलीट कर रहा है। अब ये डेटाबेस में मॉडल अपडेट हो रहा है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेव चेंजेस। सेव चेंजेस में जब हमें आर मिल जाएगा हम चेक भी कर सकते हैं, आर ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर कोई चेंजिंग हुई है तो, ठीक है। कोई चेंजिंग हुई है तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास इमेजेस हैं वो हमने
डायरेक्टरी से भी डिलीट करा देना। डायरेक्टरी से डिलीट कराने के लिए मैं फॉर ईच का लूप लगाता हूँ। फॉर ईच वर एटम इन ये इमेजेस यूआरएल, जो यूआरएल इमेज यूआरएल उठा लें जिनको डिलीट करना है उसमें से उसका नाम यूआरएल रख लें या इमेज रख लें, आपकी एक ही बात है। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं डायरेक्टरी सिस्टम डॉट आई ओ, सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल डॉट डिलीट। कौन सी फाइल डिलीट करनी है? तो मैंने यहाँ पे पाथ बताना है, पाथ को कंबाइन करना है, कंबाइन करके बताना है कौन सा, क्योंकि मेरे पास तो डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के बाद वाला पाथ है। जो भी इमेजेस हैं सबके डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के बाद वाला पाथ आता है। तो एक तो मैं डब्ल्यू डब्ल्यू रूट बताऊंगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू रूट, और उसके अंदर जो ये यूआरएल आ रही है ये इसको डिलीट करना है। लेकिन मैंने यहाँ एब्सोल्यूट पाथ बताना है। एब्सोल्यूट पाथ बताने के लिए फिर मैं यहाँ पे कहूँगा डायरेक्टरी डॉट गेट करंट पाथ, गेट करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी में आए, उसके अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू रूट है उसके अंदर आए, और उसके आगे जो यूआरएल बनती है वो हमने पास सेव रखी हुई है। तो ये यहाँ से फाइल को डिलीट कर देगा। तो डिलीट में देखिए हम क्या मांगा, स्ट्रिंग में पाथ मांग रहा है, अच्छा सॉरी हमने इसमें कामे कामे लगा दिया ना, तो ये तो एक मांगता है कि आपने इकट्ठा एक ही पाथ बताना है। तो वो हमारे पास पाथ डॉट कंबाइन होता है, उसमें हम ये तीन चीजें देंगे, इन तीनों से वो पाथ कंबाइन करेगा, इसको देगा तो ये सिस्टम डॉट आईओ इसको डिलीट कर देगा। अच्छा, बाद अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, किसी और वजह से डिलीट हो चुकी होती है, आप मैनुअली को डिलीट कर देते हैं, तो ये कोड एक्सेप्शन दे सकता है। तो इसको हम फिर ट्राई कैच में रखते हैं। ट्राई ट्राई में हम कहते हैं डिलीट करने की कोशिश करो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगी। एक्सेप्शन में हम कुछ भी नहीं करते, और एक्सेप्शन वैसे हम फाइल के ऊपर लॉग करवा लेते हैं कि ये इशू आया है इस वजह से ये डिलीट नहीं हुई। तो ये हमारी यहाँ तक प्रोडक्ट को अपडेट करने का था। मैं इसको रन कर लेता हूँ और एक दफ़ा आपको डिबग करके भी दिखा देता हूँ। ये एडिट है, इसमें मैं ये ब्लैक वाला इमेज और ये वाइट वाला इमेज, मैं कहता हूँ ये दो इमेज डिलीट कर दो, और ये जो बड़ा एक इमेज है ना जिसमें ये एक ही मोबाइल आ रहा है, और ये एक नया इमेज है, इन दोनों को मैं कहता हूँ ऐड कर। ओपन किया, ये दो फाइलें आ गई। और A72 सैमसंग A72-1 अपडेट करने के लिए मैं -1 ऐड कर रहा हूँ। देखूंगा कि ये इसके साथ ऐड होता है कि नहीं। प्राइस है 500 को 600 कर दिया। बाकी स्टॉक पे 11 पड़े थे, मैंने कहा 15 पड़े हैं। डेट जो थी 2023 की रिलीज डेट थी, मैंने उसको 2022 की कर दिया। मोबाइल फोन्स बाकी ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ अपडेट। अच्छा, अपडेट किया तो यहाँ एन एरर अकड़ आ गया। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, अच्छा डुप्लीकेट इनपुट कोड, अच्छा हमने कोई मिस्टेक कर दी। हाँ, मिस्टेक ये कर दी कि इस वक्त जो है ना ये इसमें ऊपर ये मेथड तो वो कैटेगरी के क्रिएट वाला मेथड है, इसको दूसरे मेथड पे जाना चाहिए था। यहाँ हमने डिबगर भी लगाया लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, इस वजह से कि ये हमने फॉर्म कॉपी पेस्ट किया था, तो हम फॉर्म में अ, ये हम इसका एक्शन क्रिएट ही रहने दिया, इसका एक्शन को हमने एडिट करना है कि एडिट वाला एक्शन किया, क्योंकि सेम आईडी अब दोबारा डेटाबेस में डाल रहे थे, उस वजह से उसको इशू आया। बाकी तो हमारा फॉर्म एक जैसा था। मैंने अपडेट का बटन दोबारा प्रेस किया, तो अभी अगेन वही चीज़ कह रहा है, क्योंकि हमने पेज को रिफ्रेश नहीं किया। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट के क्रिएट पे जा रहा है, तो वापस करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब ये दोबारा हुआ, मैंने कहा ये दो इमेज डिलीट करो, और वाइट वाला और ब्लैक वाला, और ये एक बड़ा इमेज ऐड करो, और ये भी एक न्यू इमेज है ये भी ऐड कर दो, और ये भी ऐड कर दो। तीन इमेज ऐड कर रहा हूँ, दो डिलीट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल हमारे पास 4 इमेजेस हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। 600, स्टॉक 15, रिलीज डेट 2022, बाकी सारा वही, और अपडेट। अब देखिए ये प्रॉपर इस जगह पे आप तो डिलीट इमेजेस के अंदर आप देखिए दो आईडीज हमें रिसीव हो चुकी हैं जिनको हमने डिलीट करना है। मॉडल स्टेट ने चेक की, वैलिड है, हाँ वैलिड है। अपलोड में भी चीज़ है, हाँ है। तो उसने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद वही बेस पाथ और सारी चीज़ें सेट की, एक एक करके इमेज को कॉपी करता गया, सेव करता गया, और इमेजेस वाले इमेजेस वाली अरे में ये लिस्ट में ऐड करता गया। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जितने इमेज हमने अपलोड किए, हमने तीन किए हैं,
यहाँ से हम बाहर निकले तो ये हमारे पास 3 इमेजेस आ चुके होंगे, ये वाले इमेजेस 3 जो हमने नए ऐड किए हैं। ये इमेजेस टू डिलीट में हमारे पास ये 2 आ चुके हैं जो हमारे पास पुराने थे। ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट में इमेजेस को ऐड कर दिया। ये जो इमेजेस यूआरएल हैं, ये हमारे पास यूआरएल आ गए हैं। ये 2 यूआरएल हैं जो हमारे पास इमेज पड़े हुए हैं पहले से। तो ये इमेज हमने डिलीट करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ये इमेज टू डिलीट है। अब इमेज टू डिलीट कॉल किया ना, अब इमेज टू डिलीट के अंदर गया तो ये वैसे मुझे यहाँ दिखा रहा है, लेकिन पास केसेस में अच्छा इसमें सेव चेंजेस कॉल करूंगा तो ये इसको ख़त्म कर देगा। अब देखिए मैं इस पे कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट पे जाता हूँ तो ये मॉडल को अपडेट करेगा। और इन टार सेव चेंजेस में देखिए 6 है। 6 आने के बाद मैं इमेजेस को डिलीट में गया। अच्छा, अभी अभी भी ये मुझे दिखा रहा है। वैसे ये बाज़ केसेस में ये रिमूव हो जाता है, इस वजह से मैंने पहले ही ये यूआरएल्स निकाल दी थी जिनको डायरेक्ट इसे डिलीट करना था। मैंने चेक किया आर ग्रेटर देन 0 कि हाँ इफेक्टेड रोल 6 हैं। अगर कुछ में डिलीट हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, कुछ अपडेट हो रही हैं चीज़ें, तो 6 रोल्स इफेक्ट नहीं है डेटाबेस में। मैंने इनमें से एक पहला इमेज निकाला यूआरएल और मैंने ट्राई किया कि इसको डिलीट करूँ, इसने डिलीट कर दिया, कोई इशू नहीं किया, तो ज़ाहिर है अब अगले 2 पे भी इशू नहीं करेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे रिटर्न व्यू जो आ रहा है, अब रिटर्न व्यू नहीं करना बल्कि हमने यहाँ इसी के पैरेलल में यहाँ से रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स, हमने बॉक्स इंडेक्स को अपडेट करने के बाद फिलहाल इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ये उसी प्रोडक्ट वाले पेज पे दोबारा चला जाएगा। और इस पे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये आगे ये 2 छोटे आ रहे हैं क्योंकि इनकी विड्थ कम थी, और ये इनकी हाइट ज़्यादा है, इनकी हाइट कम है, इस वजह से इशू आ रहा है। ये 2 वैसे एक जैसे हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या इशू है इसका। ऊपर वाला ये वाला इमेज जो है ना, W100 विड्थ 100% है इसकी, लेकिन शायद ये 100% यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं कर रहा। इतना काम हो गया, यहाँ तक काफ़ी कहते हैं। और बाकी कल देखेंगे को कभी लाइट चलेगी और इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन और दूसरे रेजोल्यूशन में फ़र्क है। तो यहाँ तक मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, और वैसे भी 1 घंटे की वीडियो हो गई, काफ़ी हो गई है। आप लोग प्रैक्टिस करें, और कल फिर क्लास जो है फर्स्ट टाइम पे मैं नहीं लूँगा, थोड़ी लेट क्लास ले लूँगा। लेकिन कल आप लोगों ने प्रोडक्ट डिलीट करने तक का सारा काम, सॉरी प्रोडक्ट अपडेट करने तक का सारा काम करना है विद इमेजेस। और ये जो हमें छोटे बड़े आ रहे हैं इनको आप लोगों ने खुद देखना है, अगर ना समझ आए तो फिर मैं क्लास में करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।